स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। इसमें हम चंद्रगुप्त प्रथम के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको हम कोशिश करेंगे इसमें समअप करने की। तो दोस्तों सबसे पहले ये बता दें कि ये सवाल इधर लिखा रहेगा और आपको कोने में यहाँ नजर आ रहा होगा कि ये कब कब आया हुआ है। जैसे डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2021 में था, 2012 में आश्रम पद्धति, 2003 में पीजीटी हिस्ट्री और 2011 में यूपी पीसीएस। ये जहां जहां आया था एक साथ मिल गया है और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम सवालों को लेंगे, इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी अच्छी मदद मिल सके। ये सिर्फ पीवाईक्यूज हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, किस गुप्त सम्राट को महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया है? तो घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त इसमें से कौन है जिनको महाराजा धीराज के रूप में वर्णित किया गया है? अगर आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो इसमें आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के पहले शासक थे। हालांकि पहले शासक नहीं, पहले वास्तविक शासक थे, क्योंकि पहले शासक श्रीगुप्त माने जाते हैं जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने एक नए संवत की भी शुरुआत की जिसे गुप्त संवत भी बोला जाता है दोस्तों, और ये कब चलाया था? 319-320 में चलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है कि भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? जिसमें वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, चरक, आर्यभट्ट आते हैं। आपको बताने हैं इसमें सबसे प्राचीन कौन है। जब वराहमिहिर की बात आती है तो 505 से 587 ईस्वी, आप देखते रहिए। और ब्रह्मगुप्त आते हैं 598, चरक आते हैं फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी में आते हैं जो कि कुषाण काल का समय था। वहीं आर्यभट्ट आते हैं 476 में। अब बता सकते हैं कि आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद माने गए हैं। और आर्यभट्ट कौन थे? गुप्तकालीन गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक बुक लिखी जिसको बोलते हैं आर्यभट्टियम, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा पाई का मान इन्होंने निकाला और बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी गोल है, ये इन्होंने बताया था। वहीं जब वराहमिहिर की बात करते हैं दोस्तों, तो वराहमिहिर भी गुप्तोत्तर काल से ही संबंधित थे और उज्जैन में इनका निवास था, और बृहद संहिता इन्होंने लिखी। इसके साथ ही पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखा था वराहमिहिर ने। ब्रह्मगुप्त 598 में आते हैं, ये भी उज्जैन के खगोलविद थे। इनकी पुस्तक है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। राइटिंग ठीक है, उतनी नहीं, फास्ट लिखना है, मोटी पेन है तो समझते सुनते रहिए, काफी ठीक रहेगा। वहीं जब चरक की बात आती है तो कुषाण काल में आते हैं। कुषाण काल में इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो रहा है हमारा। चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा यह है कि गुप्त के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था? इसमें ध्रुवाधिकरण, करणिक, समाहर्ता समाहर्ता या शौल्की कौन था? कौन सा अधिकारी था गुप्त काल में जो भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था? तो अब तक आप समझ गए होंगे। भूमि जो देखो, भूमि कर संग्रह अलग था। भूमि कर संग्रह में ध्रुवाधिकरण आते हैं, टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करते थे भूमि कर संग्रह में। जबकि दो आते हैं, महापटलिक और करड़िक। ये दोनों अधिकारी जो थे वो इससे संबंधित थे, किससे? भूमि संबंधी दस्तावेजों से संबंधित थे। ठीक है, ये सुरक्षित रखते थे, महाक्षपटलिक और कारणिक। ठीक, अगला है फोर्थ, गुप्त युग के बाद के विदेशी व्यापार पर इनमें से कौन सा किसी भी तरह का परिणाम नहीं डालता है? नहीं वाला खोजना है। पहला क्या था कि श्रेणियां अपने महत्व खो चुकी थी, सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का अभाव, देश के कोने एक कोने से दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों के जाने में गतिहीनता, और कई दस्तकारियों
दस्तकारियां पूरी तरह से विनष्ट हो चुकी थी। ठीक है, ये कौन सा था? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक, मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं। कई दस्तकारियां पूरी तरीके से विनष्ट हो चुकी थी। ये प्रभाव नहीं डालता है इनके व्यापार में, विदेशी व्यापार में, क्योंकि श्रेणियां अपना महत्व खो चुकी थी। पतन की बात हो रही है और सामान्य उपयोग के लिए सिक्कों का अभाव था बिल्कुल। और देश के एक कोने से दूसरे कोने में दस्तकार और व्यापारियों के जाने में गतिहीनता थी, यानी प्रॉब्लम होती थी। तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा, फोर्थ का डी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ है, गुप्त काल में विष्टि जो शब्द था वो किसके लिए प्रयोग होता था? भूमि अनुदान के लिए, बेगार श्रम के लिए, कृषि मजदूर के लिए या दस्तकारों के लिए? तो फिफ्थ है दोस्तों, बेगार श्रम के लिए विष्टि शब्द का प्रयोग होता था। हिरण्य कर था क्या? हिरण कर, हिरण जो टैक्स था वो किस पे लगता था? सेवा कर था, बिक्री कर था, कृषि कर था या धार्मिक कर था? बताइए। जो हिरण कर था वो कृषि कर था, राजा के द्वारा लिया जाता था। और राजा किस पे लेता था? कि उत्पाद जो हो रहा है उसके बदले लिए जाने वाला जो धन था वो हिरण्य कर के रूप में लिया जाता था, धन राशि के रूप में लिया जाता था ये। सेवेंथ है, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? किसको देवगुप्त बोला जाता है दोस्तों? हाँ बिल्कुल, ये चंद्रगुप्त प्रथम नहीं होंगे, वो सवाल वो इनका चल रहा है भले, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। इसमें देवगुप्त बोला जाता है इनको। देवगुप्त के अलावा देवराज भी कहा जाता है और देवश्री भी कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। वहीं समुद्रगुप्त को कविराज भी बोला जाता है। और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य मिलते हैं कुमारगुप्त के। ठीक है, हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम पहला सवाल था कि हमारा क्या था, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ली थी। एट्थ, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो कोष मिला है निम्नलिखित में से कौन सा है? गुप्तकाल के सिक्के मिले हैं बस्ती, कोटावा, बयाना या हाजीपुर में। ये दोस्तों सबसे बड़ा कोष जो है राजस्थान से मिलता है। अब आपको बताना है राजस्थान के कहाँ से। बिल्कुल, बयाना निधि जो मिलती है वो राजस्थान से गुप्तकालीन सिक्कों के से भरी हुई मिलती है। वहाँ 1821 में एक खजाना मिलता है, सोने के भारी ढेर मिलते हैं। अगला, गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, चीनी, लैटिन, यूनानी? किससे लिया गया है? गेस करिए, बताइए, कोशिश करिए। ये जो दिनार है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इससे लिया गया है। वहीं 10th, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुनाहो नहीं खजुराहो में है? नहीं है दोस्तों, नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 मंदिर हैं जो हैं वहां के। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? दशावतार मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर? इसमें से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है दोस्तों? तो ये 64 योगिनी मंदिर बिल्कुल हाँ खजुराहो में है, चतुर्भुज मंदिर भी खजुराहो में है, कंदरिया महादेव मंदिर भी खजुराहो में है, जबकि दशावतार मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो फिर कहाँ है? यूपी के देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, और ये किसका मंदिर है दोस्तों? ये है भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। गुप्त काल में बना था ये, और नागर शैली में बना था, नागर शैली की पंचायतन श्रेणी में। और इस मंदिर के सबसे पहले जो शिखर का उल्लेख मिलता है इस मंदिर में। ठीक, आगे चलते हैं। 11th है, गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था? गुप्त काल में दोस्तों भुक्ति का प्रशासक कौन था? पोला, उपरिक, आयुक्त? कौन था भुक्ति का प्रशासक, बताइए। इसमें जो साम्राज्य होता था गुप्त काल में, उस साम्राज्य को भुक्ति में डिवाइड कर दिया जाता था। भुक्ति यानी प्रांत, और उन प्रांत को विषय में डिवाइड किया गया था, विषय यानी जिला, और उस जिला को वीथी में डिवाइड किया गया था, और वीथी मतलब तहसील, और वीथी से
ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम सभा द्वारा इसका संचालन किया जाता था। आप बताइए भुक्ति का प्रशासक कौन होता था? तो ये होते थे उपरिक, भुक्ति के प्रशासक होते थे। आगे 12th पे चलते हैं। 12th है दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये है कि वे स्वर्ण और रजत से बने हैं, और दूसरा ये है कि उन पर शासकों की तिथि अंकों में उपलब्ध है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही। तो इसमें दोस्तों ये है कि शासकों की जो तिथि है उसमें अंकित बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह स्वर्ण और रजत से बने ही, ये ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर केवल फर्स्ट हो जाएगा कि एक से ही बने हैं। हालांकि देखा जाए तो स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों के सिक्के, तीनों धातुओं से मिले सिक्के मिलते हैं, बने सिक्के मिलते हैं। ठीक है, 13 पे चल रहे हैं। सूची फर्स्ट जो है शासक दिया गया है और सूची सेकंड जो है शिलालेख दिया गया है। तो निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए और कूट में उत्तर दीजिए। ठीक, ये शासक कुमारगुप्त प्रथम है, तो कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त परांतक द्वितीय। इधर शिलालेख उत्तर मेरू शिलालेख किससे संबंधित है? विलसत शिलालेख किससे है? सारनाथ शिलालेख किससे है? ईरण शिलालेख किससे है? तो बताइए, कुमारगुप्त प्रथम की जब बात करते हैं दोस्तों तो ये विलसद शिलालेख पे आ जाते हैं, और कुमारगुप्त द्वितीय जब आते हैं तो वो सारनाथ शिलालेख से होते हैं। बुधगुप्त जब आते हैं तो ईरण शिलालेख हो जाता है, और लास्ट में परांतक द्वितीय आते हैं तो उत्तर मेरूर शिलालेख होते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, ए 13। 14 की बात होती है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, विशाखदत्त या भारवी ने? तो जो विशाखदत्त थे उन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। दोस्तों गुप्त युग में साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, ये तो हम जानते हैं। इसीलिए हिंदू संस्कृत के स्वर्ण युग के भी बोला जाता है गुप्त काल को, और इसको क्लासिकल युग भी बोला जाता है, क्लासिकल एरा भी बोलते हैं। ठीक है, और विशाख दत्त जो थे वो प्रसिद्ध नाटककार हुए थे। कब नाटककार हुए थे? गुप्त काल में। और मुद्रा राक्षस इनके साथ ही वो एक पुस्तक और देवी चंद्रगुप्तम लिखते हैं। ये दो पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है विशाख दत्त की, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। और दोस्तों दोनों नाटक है और राजनीतिक घटनाक्रम से पूर्ण रूप से भरी हुई है ये। लेकिन हाँ, ये दोनों संस्कृत में लिखी गई हैं, क्योंकि संस्कृत उस समय राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी और काफी उन्नति की थी गुप्त काल में संस्कृत भाषा। ठीक है, वहीं ठीक है 15 पे चलते हैं, आगे बात करते हैं। 15 में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये एक विद्वान ने यह सिद्ध किया था। किसने यह सिद्ध किया था? दोस्तों हमने पहले पढ़ा है, इसके पहले दूसरा या तीसरा सवाल है। तो बराहमिहिर ने थे, जो पृथ्वी बताया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और अभी भारवी की बात हो रही है, तो भारवी की बात करें अगर, तो ये आते हैं 550 से 600 के आसपास इनका काल माना जाता है, और ये गुप्तोत्तर काल के हैं। और इनकी किरातार्जुनियम है पुस्तक के लिए बहुत फेमस है, किरातार्जुनियम। और दोस्तों ये किरातार्जुनियम जो है महाभारत के वन पर्व पर आधारित है, और इसमें अर्जुन और शिव, भगवान शिव के किरात रूप, किरात मतलब होता है शिकारी, उस टाइम उसको बोलते हैं शिकारी की बन के भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली थी, वो इसमें है किरातार्जुनियम में, जिसको लिखा है भारवी ने। ठीक है, अगला 16 चलते हैं। हाँ 15 हो गया, 16 गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला है वाणिज्य एवं व्यवसाय में प्रगति के लिए, कला एवं साहित्य में प्रगति के लिए कारण, और तकनीकी प्रगति के कारण, सार्वभौम सत्ता के कारण। किस कारण से? हाँ कारण ये
तो क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों कला एवं साहित्य के कारण ही तो इनको बोला जाता है क्लासिक युग। गुप्त काल को साहित्य, विज्ञान और कला की प्रगति के लिए क्लासिकल युग बोला जाता है। और संस्कृत साहित्य, जैसा कि बात पहले की, का अभूतपूर्व विकास हुआ था। कला के विविध पक्षों जैसे वास्तु है, तक्षण है, चित्र है, इनका सम्यक विकास हुआ था। लेकिन गुप्त काल में ही, जैसे इसके पहले बताया कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य भी हुए थे। ठीक, अगला चलते हैं 17 पे। तो गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? तो अजंता गुफा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, कौन सी हुई थी? तो सबसे पहले कि गुप्त काल में कुल 30 गुफाएं, हालांकि पुराने 29 गुफाएं मानी मानी जाती हैं, लेकिन बाद में 15A नाम की गुफा को ऐड किया गया था, तो अब पूरा 13 माना जाता है, जिसमें कि 16 और 17 के साथ 19 जोड़ें तो ये तीनों गुफा जो गुप्त काल से संबंधित है। 18 पे चल रहे हैं दोस्तों। बयाना निधि, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली, बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के कौन से हैं? बयाना निधि में कौन कौन से सिक्के, किसके किसके सिक्के आते हैं? मतलब भद्रगुप्त से बुधगुप्त तक, चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से विष्णुगुप्त तक, और चंद्रगुप्त द्वितीय से कुमारगुप्त तृतीय तक, ये कौन कौन से होंगे? दोस्तों ये होंगे चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त, हाँ स्कंदगुप्त तक। अब इसमें बयाना जो कि राजस्थान से, बयाना राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ये बात हो गई है। और सर्वाधिक सिक्के जो बोलते हैं, सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, और सिर्फ एक सिक्का मिलता है किसका? ये मिलता है स्कंदगुप्त का। ठीक है, आगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त का शासन नहीं रहा है? प्रयाग, साकेत, वैशाली या मगध, किस पे चंद्रगुप्त का शासन नहीं रहा है दोस्तों? तो ये होगा वैशाली पर। तो प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ये तो पता ही है। गुप्त संवत चलाया था 319 में, ये भी ठीक है। और इनका शासन वैशाली में नहीं था, बाकी प्रयाग, साकेत और मगध में था। ओके। 23 किस काल के मंदिर में वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? तो परमार, पल्लव, गुप्त और चंदेल, कौन से हैं? तो हम गुप्त पढ़ रहे हैं, आपको आंसर पता ही हो जाएगा। लेकिन भारत में मंदिरों का जो विकास होता है वो गुप्त काल से ही मिलता है, जिसमें सांची, ईरण, तिगवा जैसे मंदिर का निर्माण इस समय पे हुआ, बहुत ढेर सारे मंदिरों का। और गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी, ये चौखट होती है नीचे, तो इसमें मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की आकृति मिलती है उकेरी हुई, ये गुप्तकालीन विशेषता है। ठीक है, इस तरीके से 20 कंप्लीट होता है। और 21 पे चलते हैं कि कौन गुप्त शासक नहीं था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, देवीगुप्त प्रथम, कौन सा नहीं था? ये दो तो बहुत फेमस है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, ये तो बता लेंगे। लेकिन इसमें रामगुप्त और देवगुप्त प्रथम में कंफ्यूजन होगी ना, तो इसमें ये है देवगुप्त प्रथम नहीं था बिल्कुल। और प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश का उदय होता है, कौशाम्बी में गुप्त वंश का उदय होता है, किसके द्वारा? श्रीगुप्त द्वारा ये स्थापित किया जाता है। श्रीगुप्त के बाद कौन आते हैं? घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, फिर समुद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आ रहा है? कुमारगुप्त प्रथम आ रहे हैं, फिर स्कंदगुप्त आ रहे हैं, फिर लास्ट में अगर देखेंगे तो भानुगुप्त चंद्रगुप्त का लास्ट शासक होता है। ठीक है, अब आगे गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है, तो ये देखना है। दशावतार मंदिर जैसे हमने बात कर ली थी, देवगढ़ में था। ठीक है, पहले बात हुई है जो कि बेतवा नदी, शायद ये नहीं बताया था, बेतवा नदी के किनारे है ये। अगला है 24 को किस युग को क्लासिकल युग कहा जाता है? कई बार देख लिया इसमें, तो गुप्त युग को क्लासिकल युग कहा जाता है।
और भारत का पेरिक्लीज युग भी बोला जाता है, पेरिक्लीज युग भी गुप्त काल को ही बोला जाता है भैया। ठीक है, आगे 24 में गुप्त काल में भुक्ति क्या थी। भुक्ति, जैसा कि हमने बात की कि भाई साम्राज्य होता है, साम्राज्य के बाद भुक्ति, भुक्ति यानी प्रांत में डिवाइड कर दिया जाता है, उस भुक्ति को हम विषय में डिवाइड करते हैं, विषय यानी जिला में, और जिले को वीथी में, वीथी यानी तहसील में डिवाइड कर रहे थे, और फिर ग्राम में डिवाइड किया था। तो इस तरीके से भुक्ति क्या थी, वो हमारा प्रांत था, यानी क्या था, राज्य था। ठीक है, साम्राज्य को राज्य में डिवाइड किया गया था। आगे चल रहे हैं, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल सवाल है, श्रीगुप्त को ही माना जाता है। सती प्रथा का उल्लेख करने वाले प्रथम अभिलेख कौन सा है। सती प्रथा, बिल्कुल, एरण काफी फेमस है 510 में। कौन, हाँ, इसका आंसर बताइए आप, कौन सा राजा था जिसकी पत्नी सती हुई थी 510 के एरण अभिलेख से। गुप्तकालीन प्रथम उल्लेख ये मिलता है। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे। दोस्तों उपरिक महाराज, कुमार मात्य, विषयपति, राजस्थानीय, किस नाम से जाने जाते थे। तो प्रांतपति दोस्तों उपरिक महाराज के नाम से जाने जाते थे। जो प्रांत होता था, प्रांत को देश भी बोला जाता था, प्रांत को अवनी भी बोला जाता था, प्रांत को भुक्ति भी बोला जाता था, जो कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसके शासक को उपरिक महाराज भी बोला जाता था। ठीक है, जो कि सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। गुप्त शासन के प्रमुख प्रांतों की बात अगर करें, प्रांतों में दोस्तों कई थे। पहला सौराष्ट्र की बात हो जाती है, दूसरा पश्चिमी मालवा है जिसमें अवंती आता है, तीसरा पूर्वी मालवा है जिसमें ईरण आ जाता है, चौथा तीर भुक्ति है। तीर भुक्ति किसको बोलते थे दोस्तों, तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा है। ठीक है, वहीं पुंड्रवर्धन और मगध आता है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट में यही है। ठीक, सीमांत प्रांत मतलब सीमा के लास्ट में जो भी प्रांत होते थे, उनको इन पर नियुक्त कौन होता था, गोप्ता होते थे। और इन गोप्ताओं को नियुक्त करने के लिए सम्राट काफी समय लेता था, क्योंकि ये सीमांत की बात है, सीमा की बात है, बॉर्डर की बात होती है, तो बहुत सीरियस हो जाता है मैटर, जैसे कि अभी हमारे यहाँ भी होता है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में नाम कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात आती है। सूची सेकंड में महादेवी कुमार नाग, कुमार देवी अनंत देवी, महादेवी कुमार देवी और महादेवी अनंत देवी की बात आ रही है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको क्या है। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात कर लें दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम जब था तो शासनकाल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण घटना थी, गुप्त और लिच्छवी, गुप्त और लिच्छवियों के बीच जो वैवाहिक संबंध था वो स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसलिए चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसने वह एक तो दूरदर्शी सम्राट था, और लिच्छवियों के साथ संबंध और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, यानी उनसे विवाह किया था। वहीं जब गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने हाँ, इन्होंने ही पहली रजत मुद्रा जारी की थी। ठीक है, नाग वंशी शासकों के समर्थन हेतु जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने नाग राजकुमारी कुबेर नाग, महादेवी कुबेर नाग से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जबकि कुमारगुप्त प्रथम की बात आती है तो अनुमान लगाया जाता है कि कदम्ब राज्य के से इनका विवाह हुआ था, और महादेवी अनंत देवी से इनका विवाह वैवाहिक संबंध था। इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3, 2, 1, 3, 2, 1। ठीक है, अब और बचता है नहीं, कंप्लीट होता है दोस्तों। इस तरीके से हमने कर लिया, और आप देख रहे हैं कि नीचे सारे लिखे गए हैं कि कब कब ये कहाँ कहाँ आया था। इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है, और आप यहाँ तक आए हों तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि हमको थोड़ा सा पता चले, और ऐसे वीडियो के लिए आगे हम लोग
बनाते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स रिवाइज करते रहिए, और मेरे लायक समस्या हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आया है, जो भी टॉपिक, हम उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश एक अलग वीडियो में आपके नाम से बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक चैनल।